नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांतों को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग ध्वनि नियम को पढ़ रहे हैं, ध्वनि नियम को जान रहे हैं और इन्हीं ध्वनि नियमों में हम लोगों ने ग्रिम्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ और फर्नर्स लॉ को समझने का प्रयास किया है। उनके द्वारा बताए गए कतिपय सिद्धांतों को जाना और इनके उन बातों को भी जाना कि किस प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में विद इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हम कैसे परिवर्तन पाते हैं। मित्रों, अगर केवल भारतीय भाषाओं के अंतर्गत ही हम चर्चा करें, जिसको हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, तो संस्कृत है, हिंदी है, इसी प्रकार आप पाएंगे मैथिली है, भोजपुरी है और अन्य सारी भाषाएं हैं, गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है, असमीज हैं। अब इन सारी भाषाओं में एक छोटा सा उदाहरण लें कि बांग्ला और असम अगर आप देखेंगे तो बड़े ही समानता दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ध्वनि में परिवर्तन है। जैसे य और ज, ये य वहां पर जाकर जैसे हम यदि कहते हैं तो वहां जाकर के ये जौदी हो जा रहा है। तो ये ज में परिवर्तन क्यों और कैसे हो रहा है। इसी तरह जब हम श की बात करते हैं, मूर्धन्य श, उषा वाला, षट्कोण वाले श की बात करते हैं, तो यही श अगर आप उत्तर भारत में जाएं, जो बिहार है या बंगाल है, उसमें जाकर के देखेंगे तो ये श ख बन जाता है, उखा बन जाता है, खटकोण बन जाता है। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है, सामान्य रूप से उत्पन्न होता है कि ये श ख बना क्यों, ये य का ज में कन्वर्जन हुआ कैसे। और आगे बढ़ते हैं, उसी असम में जाते हुए आप जो है उसमें आप पाएंगे कि जो स है वो ह बन गया, शत शब्द जो है हत शब्द रूप में बोला जाता है। आखिर ये क्या हुआ, ऐसी कौन सी स्थितियां आई। तो उसी का अनुसंधान जो है ये ध्वनि नियमों का हम कह सकते हैं प्रवर्तन है। तो जैसा हमने कहा कि हमने ग्रिम्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ, वर्नर्स लॉ हमने पढ़ा है, अब हम लोग तालव्य नियम को और मूर्धन्य नियम को जानने की कोशिश करते हैं कि ये तालव्य नियम क्या है और मूर्धन्य नियम क्या है। मित्रों, जैसा अभी हमने शुरू में ही कहा था कि जो तालव्य है उसका संबंध स्पष्ट रूप से तालु से जो निकलने वाली ध्वनियां हैं उनसे है, जैसे जिसको पैलेटल लॉ के रूप में प्रवर्तित किया गया है। इचु यशानाम तालु, हम इसे स्मरण में रखें। ये जो तालव्य नियम है इसके भी प्रवर्तक जर्मन भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं और इसमें आप नाम सुनेंगे विल्हेल्म थॉम्सन, जोहानस स्मिथ, एच कॉलित्स, डी सोसियोर, ऐसे कई नाम हैं। बल्कि डी सोसियोर को भी यह क्रेडिट दिया जाता है कि इस पैलेटल लॉ को इन्होंने डेवलप किया। लेकिन एक अन्य रूप से इस पैलेटल लॉ का एक और नाम है जिसका नाम कॉलिट्ज लॉ कहते हैं। वो कॉलिट्ज लॉ इसलिए कहते हैं कि एच कॉलिट्ज ने इस पर काम किया था, ज्यादा काम किया था, तो कदाचित इनको यह डेडिकेट कर दिया गया हो। लेकिन हमारे यहां यह नियम आज भी जो है वो तालव्य नियम या पैलेटल लॉ से संबंधित है। किसी भी प्रॉपर नाउन के आधार पर यह नाम प्रचलित नहीं है। अब समझते हैं कि तालव्य नियम है क्या और तालव्य नियम का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सामान्य रूप से आप जानते हैं या पहले यह विश्वास किया जाता था कि मूल भारोपीय भाषा में की जो स्वर ध्वनियां हैं और व्यंजन ध्वनियां हैं वो संस्कृत में सबसे अधिक सुरक्षित है। इन अनदर टर्म अगर हम लोग जानना चाहें तो इसको इस रूप में जान सकते हैं कि जिस मूल भारोपीय भाषा की परिकल्पना की गई उसमें दो रूप से ध्वनियों को चिन्हित किया गया। एक को हम लोगों ने स्वर ध्वनि कहा, दूसरे को व्यंजन ध्वनि कहा। अगर हम संस्कृत के माध्यम से जाने तो जिसे अच कहते हैं, अ इ उन रिल रिक ए ओंग ए औच, ये जो अच ध्वनियां हैं ये स्वर ध्वनि है। और जो हल है अर्थात है वरट लन यम गणनम झभय घट धश जब जब गड दश खफ छठत चट तव कप यश सर हल, तो ये जो ध्वनियां हैं ये व्यंजन ध्वनियां हैं। और ऐसा विश्वास था, ऐसा माना जाता था कि ये दोनों ध्वनियां सर्वाधिक रूप में सुरक्षित संस्कृत भाषा में है। लेकिन
संस्कृत, लैटिन एवं ग्रीक भाषा की जब कंपैरेटिव स्टडी की गई तो उस कंपैरेटिव स्टडी में ये जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मूल भारोपीय भाषा की व्यंजन ध्वनियां संस्कृत में अधिक रूप में सुरक्षित है तथा मूल स्वर ध्वनियां ग्रीक और लैटिन में। एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट में उन्होंने ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो भी कह लें, भले ही हमने अच रूप में संस्कृत में स्वर ध्वनि की व्याख्या कर ली हो या हल रूप में व्यंजन ध्वनि की व्याख्या कर ली हो, लेकिन क्रेडिट ये दे रहे हैं कि नहीं भाई, संस्कृत भाषा में जो सबसे सुरक्षित है, जो वेल प्रोटेक्टेड साउंड जो रही है, वह व्यंजन की रही है, स्वर की नहीं रही है। भले ही हम समाहार स्वरितः कह दें, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः कह दें, भले ही हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि करके हम स्वर के कई विभाजन कर दें, स्वर को सुरक्षित रहने के कई प्रयास कर लें, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि संस्कृत में स्वर ध्वनि उतनी सुरक्षित नहीं जितनी कि ग्रीक और लैटिन में है। चलिए, मैं अभी केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी इस व्याख्या से यह बात जरूर स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के प्रति मैं विरोध रखता हूं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले तालव्य नियम को समझ लेते हैं। अब इसके निष्कर्ष का कारण क्या था? क्यों आधुनिक भाषा वैज्ञानिक, क्यों एच कॉलिट्स हो या सोश्योर हो या जोहानसन हो, ये सारे क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो तालव्य नियम के अंतर्गत जो व्यंजन ध्वनि है वही केवल संस्कृत में सुरक्षित है, स्वर ध्वनि जो है अन्य ग्रीक और लैटिन में सुरक्षित है? तो इस पर उन्होंने कहा कि ग्रीक और लैटिन में जिन स्थलों पर ह्रस्व अ, इंग्लिश की दृष्टि से देखें ए ई ओ, यानी अ ई या अ ए और ओ, ये तीन पृथक स्वर ध्वनियां मिलती हैं, वहीं संस्कृत में केवल अ ध्वनि। अब ये बात समझ में पूरी तरह से परे है, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि ग्रीक और लैटिन में अ, ए और ओ क्लैरिटी के साथ हमें तीन पृथक जो है ये ध्वनियां दिखाई देती है और ये तीनों स्वर हैं, जबकि संस्कृत में केवल अ ध्वनि ही है। हम उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे और उन उदाहरणों से हम उसको समझते हैं। अब देखिए, ए और ओ ध्वनियां है, वहां पर संस्कृत में अ ध्वनि किस रूप में देखी जाती है? शब्द है ध्वनि अ से अनिति। अब अनिति यही लैटिन में होता है एनिमस और ग्रीक में एनिमोस। दूसरे शब्दों में वो जो अ है, अनिमस कहें या अनिमोस कहें, ये वहां पर अ रूप में सुरक्षित है। लेकिन संस्कृत में जो लैटिन ग्रीक में जिसे ईगो कहा गया, ईगो यानी आई, अहम, संस्कृत में वो अहम बना। दैट मीन्स जो ई है, ईगो का ई है, वो संस्कृत में ईहम नहीं बना, वो संस्कृत में अ ही बना रहा। अब यदि ईगो का, अगर ईगो के बदले में ईहम यहां पर पाया जाता, तब भाषा वैज्ञानिक यह कहते कि संस्कृत में भी स्वर ध्वनि सुरक्षित है और अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। लेकिन चूंकि यहां पर ईगो, वहां पर अ पाया गया लैटिन ग्रीक में, ई भी पाया जा रहा है लैटिन ग्रीक में, लेकिन जो लैटिन ग्रीक में ई है वो संस्कृत में अ बना हुआ है, तो इसीलिए यहां पर ए जो है या ई जो है वो नहीं पाया जाता। इसी तरह भरामी में जो भा में अ है, वो जाकर के लैटिन में और ग्रीक में फेरो हो जाता है। दैट मीन्स ए यानी फिरो कह ले, ई बना रहता है। बड़े ही गंभीरता से इस विषय को सोचना है कि चूंकि लैटिन ग्रीक में ई अपने डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है, बट दैट ई इज स्टिल अ इन संस्कृत, दैट्स वाई संस्कृत इज नॉट प्रिजर्विंग ई, ए और ओ। नियम है, इस नियम के ये उदाहरण है। अब आती है बात अष्टौ, 8 के लिए, 8 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां पर फिर जो है ये अ ही बना रहा, लेकिन लैटिन जो है और ग्रीक है उसमें जाकर के ये ऑक्टो बन गया। दैट मीन्स अगेन जो अ है वो चेंज हो रहा है ओ में। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ, तात्पर्य यह हुआ
कि ये अ जो है, ये अ लैटिन और ग्रीक में अपने अलग अलग स्वर रूप में विद्यमान है, और वह स्वर रूप अ है, ए है और ओ है। और यही कारण है कि संस्कृत में स्वरत ध्वनि जो है सुरक्षित नहीं है, और लैटिन ग्रीक में स्वरत ध्वनि ज्यादा सुरक्षित है। मित्रों, एक चीज यहां समझने की बात है, हम इसको सुरक्षित कहें या हम इसको कन्वर्जन कहें। अगर लैटिन और ग्रीक संस्कृत से पहले है, तब अगर ई और ए और ओ अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो यह विवेच्य है, यह समझ की बात है। लेकिन अगर अ पहले से ही संस्कृत में विद्यमान है और अ अगर कन्वर्ट हो रहा है लैटिन और ग्रीक में, ई अगर कन्वर्ट हो रहा है लैटिन और ग्रीक में, ओ अगर कन्वर्ट हो रहा है ओ में, लैटिन और ग्रीक में, तो हम तो इसका यह भी मतलब निकाल सकते हैं कि लैटिन और ग्रीक में आकर के स्वर ध्वनि जो है अपने को सुरक्षित नहीं रह पाई और वहां पर स्वर ध्वनि विकृत हो गई, और अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाई लैटिन और ग्रीक में, और वो ए और ओ में कन्वर्ट हो गया। टिप्पणी बाद में करेंगे, पहले इस नियम को और अच्छी तरह से समझें। इसी प्रकार मूल भारोपीय भाषा के जो शुद्ध कंठ और कंठोष्ठीय ध्वनियां हैं, उसके बाद यदि कोई तालव्य स्वर ई ए आदि आता है तो कंठीय ध्वनि को तालव्य ध्वनि यानी क का च और ग का ज में बदल जाता है। जैसा भी हमने अभी कहा था, इचु ये शाह नाम तालु के संदर्भ में, यानी च और ज है वो तालव्य है और क और ग जो है कंठ्य है। दूसरे शब्दों में कंठ्य ध्वनि बदल करके तालव्य ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है यदि कोई तालव्य स्वर ई ए आता है तो। उदाहरण ले लेते हैं। अब ध्वनि परिवर्तन और अन्यत्र जो है वो क वर्ग ध्वनि बनी ही रहती है, जैसे क च है, क का च में परिवर्तन देखिए, संस्कृत में च है, लैटिन में क्यों हो गया, ग्रीक में ते हो गया। दैट मीन्स च जो तालु है ये तालु बना रहा, और ये जो दोनों है ये इसमें ई आ रहा है, क्वे आ रहा है ना ई, इसी तरह ते ई आ रहा है, तो इसीलिए वह च में संस्कृत में आकर के बदल गया। फिर है पंच, क्विंक और पेंटे। पंच के लिए ग्रीक में पेंटे है और लैटिन में क्विंक है। हमें ध्यान रखना है जहां पर च है वो च वहां पर क हो रहा है ना, वो क च हो रहा है यहां पर। क्विंक च जो है, क जो है, यानी ये कह रहे हैं कि लैटिन का जो क है वो लैटिन का क च में बदल रहा है संस्कृत में। इसी तरह चिद है, च का क हो रहा है क्विड। क्विड आजकल बड़ा ही पॉपुलर शब्द है, यानी क्विड का जो क है वो संस्कृत में आकर के च हो रहा है। जनस, जनः मनुष्य, व्यक्ति के लिए जन शब्द प्रयोग करते हैं, लोग के लिए। ग किस प्रकार जा में परिवर्तित हो रही है। ग्रीक में है यह गिनोस। मित्रों, अब इसको जिनोस कहें या गिनोस कहें यह अलग बात है, लेकिन संस्कृत में आकर के अगर वो जी जो ग है वो ज में बदल रहा है, तो तालव्य नियम के अनुसार अगर क या ग के बाद अगर ई ए आ रहा है तो वह बदल करके आपको क्रमशः च या ज तालु ध्वनियों में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार का एक सर्वे करके हमारे सामने यह तालव्य नियम के अंतर्गत बतलाया गया। मैंने जैसा शुरू में ही आपके सामने टिप्पणी की थी और दोनों विषयों की टिप्पणी को लेकर के मैंने कहा था कि जिस प्रकार व्यंजन ध्वनि को यहां पर परिभाषित की जा रही है और जिस आधार पर व्यंजन की ध्वनियों को सर्वाधिक सुरक्षित संस्कृत में मानी जा रही है, उसी प्रकार सेम इसी नियम को अगर हम स्वरत ध्वनि पे रख दें तो स्वरत ध्वनि पर भी हमारे ये सारे के सारे नियम आरोपित तो होते हैं। चूंकि शब्दों का संकलन इन भाषा वैज्ञानिकों ने ऐसे शब्दों का संकलन किया जहां पर कि हम केवल अ के उदाहरण पा रहे हैं। अन्यथा मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में जो स्वरत ध्वनि क्यों सर्वाधिक सुरक्षित है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी अन्य भाषा से सर्वाधिक सुरक्षित जो है संस्कृत में स्वरत ध्वनि वो संस्कृत में है, संस्कृत व्याकरण में है।
वो शिक्षा से लेकर के पाणिनि व्याकरण हो या कहीं भी हो, सर्वत्र आपको दृष्टिगत होगा प्रातिशाख्य आदि में कि एक अ के कितने प्रकार हैं? 16 प्रकार प्राप्त होते हैं। क्या अन्य किसी जगह स्वर की इतनी सूक्ष्म व्याख्या उपलब्ध होती है? नहीं होती है। तो जब हम अपनी स्वर ध्वनि को सुरक्षित करने के इतने प्रयास कर रहे हैं, क्या ग्रीक और लैटिन कहेगा कि अ, ई और ए के हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है? उनके व्याकरण में यह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन हमारे व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में मात्र जाकर के आप पढ़ लीजिए कि जितने स्वर है उतने स्वर के कितने प्रकार हैं। और यह प्रकार इसलिए है कि उन स्वर ध्वनि को सुरक्षित रखने का यह पूर्व भाषा वैज्ञानिक प्रयास है। इसलिए मैं तालव्य नियम से इत्तेफाक नहीं रखता, और क्षमा करेंगे, मैं बच्चों को भी जब पढ़ाता हूं तो इस प्रकार की टिप्पणी करता हूं कि यह तालव्य नियम जो है इसमें फ्लॉज है, इसमें हीनता है, और कहीं ना कहीं अपनी सोच को प्रमुख बनाने के कारण इस नियम को हमें सिखा दिया गया। अन्यथा प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि संस्कृत की ध्वनियां पहले है या लैटिन या ग्रीक की ध्वनियां पहले है? अगर लैटिन या ग्रीक की ध्वनियां पहले हैं तब तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत में वो ध्वनियां जो हैं वो ई को भी अ मान ली गई और ए को भी अ मान लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भी अगर देखें तो ग्रीक और लैटिन से कदाचित पूर्व की ही ध्वनियां जो है वो संस्कृत की ध्वनियां पाई जाती है। अस्तु, हम इसके बाद चलते हैं मूर्धन्य नियम के ऊपर। इंग्लिश में सेरेब्रल लॉ कहते हैं इसको। मूर्धन्य की भी हमने चर्चा की थी, जो हम आप पढ़ते हैं ऋटु रसाणाम मूर्धा, अर्थात ऋटु यानी री, टू यानी टवर्ग, र और मूर्धन्य श। इन ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो मूर्धन्य से निकल कर आते हैं, इसलिए इसको मूर्धा से निकल कर आते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा गया। अब आगे देखिए इसमें कि संस्कृत में मैं स्पष्ट मानता हूं कि संस्कृत में इस नियम के संकेत हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही प्राप्त हो जाती है, जो मैंने सूत्र भी आपके सामने रखा। उत्तीर्ण विष्णु रामेशु, क्षमा करेंगे ये जो शु है ये मूर्धन्य वाला शु होना चाहिए था, इसे टाइपोग्राफिकल एरर मान लीजिए। अब उत्तीर्ण में देखिए र के बाद न आ रहा है जो ण में परिवर्तित हो रहा है। विष्णु में श के बाद न आ रहा है, इसलिए वो ण में परिवर्तित हो रहा है। और आप लोग सभी जानते हैं, उदाहरण है जो सूत्र है पाणिनि का, रसाभ्याम नूणः समान पदे, रसाभ्याम नूणः समान पदे। तो ये जो नियम है वहां पर अप्लाई हो रहा है, और तब हम देखते हैं कि ना को ना और सा को शा हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से इस मूर्धन्य नियम का संकेत हमें अपने पाणिनि व्याकरण में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस नियम का भी क्रेडिट पाणिनि को दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुख यह है कि जो पाश्चात्य देश के भाषा वैज्ञानिक हैं, वे लोग आपस में मिलजुल करके अपने अपने नाम से ये पूरी दुनिया में पताका फहरा लेते हैं कि इन बातों को हमने आपके सामने प्रथमतया प्रस्तुत की। अर्थात पाणिनि की पूरी तरह से उपेक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा की पूरी उपेक्षा, भारतीय मेधा, मनीषा, शेमुषी प्रतिभा को कोई सम्मान नहीं। वो इसलिए कि हम लोग मुखर होकर के अपने नियमों को लोगों के सामने रख नहीं पाते। अस्तु, ये जो मूर्धन्य नियम है, जैसा हम आप सभी जानते हैं कि भाषा विज्ञान जो है वो 18वीं शताब्दी के बाद ही ये एक मूल विषय के रूप में आया है। प्रोफेसर पॉट और प्रोफेसर फोर्तुनातोव, ये आपको रशियन भाषा वैज्ञानिक है फोर्तुनातोव, इन दोनों ने मिलकर के एक क्या किया कि जो संस्कृत के मूर्धन्य ध्वनि के विकास के इतिहास पर कार्य किया। उनके उस ग्रंथ का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोलॉजी। केवल जो सेरेब्रल वर्ड है, सेरेब्रल साउंड है संस्कृत के, उस सेरेब्रल साउंड के विकास के डेवलपमेंट ऑफ, यानी कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत सेरेब्रल साउंड, इसके ऊपर काम किया इन दोनों ने। और उसके बाद ये एक प्रकार से बात निकलकर सामने आती कि किसी भी भारोपीय भाषा में मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, यहां तक कि अवेस्ता में भी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगर आप देखें सेरेब्रल साउंड, कोई भी भारोपीय भाषा निकाल करके देख लें तो उसमें नहीं है। ट, ठ,
ड ढ नहीं है, ण नहीं है, संस्कृत में है। लेकिन चूंकि अब संस्कृत में यह ध्वनि है तो इन्होंने एक और नई उसमें एक उसको डाइवर्ट किया और एक नई बात चर्चा में की कि मूल रूप से संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनि नहीं थी। कभी कभी जब मैं भाषा विज्ञान को पढ़ता हूं तो यह भी एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है हमारी प्रतिभा के अगेंस्ट, हमारी प्रतिभा के विरोध में। क्यों? क्योंकि देखिए किस प्रकार से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट देखिए कि पहले उन्होंने डिनाई कर दिया कि संस्कृत में भी मूर्धन्य ध्वनि नहीं थी। अब लेकिन चूंकि संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनि अब है तो अब यह ध्वनि कहां से आएगी? तो इस ध्वनि को आयातित ध्वनि मान करके उन्होंने भारतीय भाषा को ही दो भागों में बांट दिया। एक कर दिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और एक कर दिया द्रविडियन लैंग्वेज। और एक चीज हम जरूर जानते हैं कि हम सभी भारतीय इस विषय को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि जब कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम के सारे शब्द, सारी शब्दावली जब संस्कृत से मिलती जुलते हैं तो इनको आप संस्कृत भाषा परिवार से अलग कैसे कर रहे हैं? हम क्यों द्रविड़ भाषा को संस्कृत भाषा परिवार से पृथक देखें, भिन्न देखें? यह एक विवेचन का विषय है। लेकिन हमें भाषा विज्ञान में बचपन से ही पढ़ाया जाता रहा कि ये सारी की सारी चीजें जो है द्रविड़ भाषा परिवार में है। अब संस्कृत से पूर्व द्रविड़ की स्थापना आवश्यक होगी, इसलिए उन्होंने द्रविड़ को पूर्व कहते हुए और यह कहा कि जब द्रविड़ भाषा का संपर्क संस्कृत भाषा से हुआ तो उस संपर्क के कारण संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियां आई। क्यों? क्योंकि द्रविड़ में डोमिनेंटली पूरी तरह से मतलब दृढ़ता पूर्वक वहां पर मूर्धन्य ध्वनियां पाई जाती हैं। और इन्होंने निष्कर्ष दिया कि संस्कृत में द्रविड़ के संपर्क से, द्रविड़ भाषाओं के संपर्क के कारण मूर्धन्य ध्वनियां आई। अब इस मूर्धन्य ध्वनि का स्वरूप क्या है, मूर्धन्य नियम का स्वरूप क्या है? तो वे कहते हैं कि यदि मूल भाषा में र या ल के बाद तवर्ग हो तो उसका टवर्ग हो जाता है। मुझे नहीं लग रहा कि फोर्तुने या पॉट ने ये ध्वनि, ये नियम दिया, और ये सारे के सारे नियम हमारे यहां पहले से ही विद्यमान है। अस्तु चलिए, और यदि मूल भाषा में री है और उसका स्वरूप परिवर्तित होकर अ आदि होता है तो परवर्ती तवर्ग को टवर्ग हो जाता है, जैसे कृत, कट, संकृत, संकट, विकृत, विकट आदि। मित्रों, हम अपनी इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और इसके इस महत्ता को और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। थैंक यू।